बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एमफिल फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रेमिया खान, फिजिक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 20 FSC फिजिक्स इंटर पार्ट सेकंड। आज का लेक्चर है लेजर के मुतालिक। लेजर बज़ाहिर तो एक वर्ड लगता है, लेकिन बेसिकली ये एक सिस्टम है। लेजर वर्ड बनाया गया एक्रोनिम से, एब्रिविएशन से लफ्ज़ वर्ड बनाया गया, अदरवाइज लेजर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो अगर हम तमाम कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो फिर एक शॉर्ट वर्ड बनता है जिसको हम लेजर कहते हैं। हमने इसके एक्रोनिम बताया हुआ है कि एल से मुराद लाइट, ए से मुराद एम्प्लीफिकेशन, एस से मुराद स्टिमुलेटेड, ई से मुराद इमिशन और आर से मुराद रेडिएशन। तो लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। टर्म लंबी है तो स्टेप बाय स्टेप हमें समझ आएगी। तो लाइट तो हम जानते हैं, लाइट का मतलब रोशनी है, फोटॉन्स है, रेडिएशंस हैं। तो लाइट से मुराद यहाँ पे विजिबल लाइट। वैसे तो लाइट का एक वास्ट स्पेक्ट्रम है, यहाँ से लाइट से मुराद है विजिबल रेंज में। एम्प्लीफिकेशन है बढ़ाना, एम्प्लीफाई करना, बढ़ाना। और किससे बढ़ाना, तरीक़ेकार बताया हुआ। स्टिमुलेटेड इमिशन, हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे आगे। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है और कौन सी इमिशन हो सकती है, और किसकी इमिशन, रेडिएशंस की। तो बुनियादी तौर पे हम इसको डेफिनेशन देते हैं, द सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस, ऐसा एक सिस्टम है जो प्रोड्यूस करता है मोनोक्रोमेटिक, intense, unidirectional and coherent beam of visible light is called laser। यानी इसमें चार खूबियां यकजा की गई। एक है मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन्स सिंगल और क्रोमेटिक मीन्स कलर, या दूसरे लफ्जों में डिफाइंड फॉर्म में वेवलेंथ, यानी एक कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। यानी एक ही कलर में इंटेंस का मतलब है शिद्दत वाले। इंटेंस लफ्ज से बना इंटेंसी, और इंटेंसी का मतलब है शिद्दत। तो वैसे पर्टिकुलर वे से हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन इन जनरल हम कहते हैं कि नंबर ऑफ रेडिएशंस, अगर एक बीम आ रही है उसमें 10 रेडिएशंस हैं, दूसरी बीम उसके पैरेलल में आ रही है तो उसके अंदर 100 रेडिएशन। तो जिसमें 100 रेडिएशंस हैं वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं इंटेंस। यूनी डायरेक्शनल, यूनी का मतलब है सिंगल और डायरेक्शन का मतलब है सिमत। अगर काफी सारी रेडिएशंस आ रही हैं और सब एक ही डायरेक्शन में है तो वो यूनी डायरेक्शनल होगी। और अगर मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैल रही हैं, स्कैटर हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो वो मल्टी डायरेक्शनल होगी। अब लफ्ज है कोहेरेंट। कोहेरेंट का लफ्ज हमने चैप्टर 9 में सीखा। तो दो रेडिएशन कब कोहेरेंट होंगी, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। दो अगर वेव्स हैं, अगर उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट, वो कोहेरेंट होती हैं। तो लिहाजा इसको नाम दिया गया लेजर का। एक शार्ट डिफरेंस हम ऑब्जर्व करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में। ऑर्डिनरी लाइट और लेजर, बच्चों के खिलौनों वाला देखते हैं कि सुर्ख लाइट के साथ वो मुख्तलिफ रात के वक्त शरारतें करते हैं, वो खिलौने के तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो हम जानते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं। लेजर लाइट है मोनोक्रोमेटिक। तो ऑर्डिनरी लाइट जो जैसे कि बल्ब की है, जैसे कि सूरज की है,
मल्टी क्रोमेटिक। लेजर लाइट है यूनिडायरेक्शनल और ये है मल्टी डायरेक्शनल, ये डाइवर्जिंग लाइट है। इसमें जब ये यूनिडायरेक्शनल तो इसके साथ इंटेंस भी होगी, इसमें ये नॉर्मल लाइट इंटेंस नहीं होती, इंटेंसिटी नहीं होती। ये है कोहेरेंट, यानी जितनी भी रेडिएशंस वेव्स आ रही है, लाइट आ रही है, तो उनकी सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है, सबकी एनर्जी सेम है, सबकी डायरेक्शन सेम है। और इसके अलावा डायरेक्शन तो हम उसको जिक्र कर चुके हैं, उनके दरमियान जो फेस डिफरेंस है तमाम वेव्स का वो कांस्टेंट है। तो इस लिहाज से जो लेजर लाइट है उसकी पावर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, पावरफुल लाइट है। और जो ऑर्डिनरी लाइट उसकी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। पावर तो हम कहते हैं वर्क पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जितने टाइम में जो वर्क होता है। फिल्मों में हम देखते हैं, प्रैक्टिकली भी इसका इस्तेमाल है कि लेजर लाइट डाली गई, दरख्त के दरख्त कट गए, बिल्डिंग कट गई। फिल्मों में जो सीन हमने देखा तो लोहे की रॉड कट गए, लोहे की बिल्डिंग कट गई। लेजर लाइट इतनी उस पावर से हम कहते हैं कि लार्ज पावर है एक इंटेंस बीम का। हम लेजर कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या फिनोमेना है इसके अंदर, कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो ये आज का लेक्चर ज़्यादातर पे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन एज सच कोई 2 पार्ट मिला के बन सकते हैं। तो लिहाजा ये लेज़र का पूरा आर्टिकल हम 2 बल्कि 2.5 लेक्चर में मुकम्मल कर पाएंगे। तो लिहाजा डिफरेंट टर्म्स हैं, पहले हमें वो बेसिक टर्म्स पता हो, बेस पता हो, तो हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, एटम के बाहर एनर्जी स्टेट्स पढ़ चुके हैं, एनर्जी लेवल्स पढ़ चुके हैं। तो कुछ उसमें से रिव्यू हैं। एक्साइटेशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्साइटेशन प्रोड्यूस करने का तरीक़ेकार है। एक्साइटेशन सिर्फ एक किस्म की होती है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एक्साइटेशन। इंड्यूस का दूसरा लफ्ज़ है स्टिमुलेटेड, या उर्दू में कह लें तो ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती उस किसी एटम को एक्साइट किया जाता है। एटम एक्साइट करने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल ऑर्बिट में मौजूद हैं तो उसको एनर्जी दी जाए, वो डायरेक्टली हेड ऑन कुलियन इलेक्ट्रॉन से हो या किसी फोटॉन से हो। तो जितनी एनर्जी जिस लेवल में हम एक्साइट करना चाहते हैं तो उन 2 लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर कोई फोटॉन को इलेक्ट्रॉन अगर बम्बार्ड करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में मुंतकिल हो जाएगा। तो इस सूरत में, इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो नो एक्साइटेड है, दूसरे लफ्ज़ों में एटम भी एक्साइटेड है। तो लिहाजा व्हेन ए फोटॉन ऑफ एनर्जी HF E2 - E1, ये फॉर एग्जांपल ये 2 लेवल इनिशियल ले ली, E2 - E1 इतनी एनर्जी का, जबकि E1 जो ना ग्राउंड स्टेट कहलाएगी और E2 जो ना एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। इज इंसिडेंट टू एन इलेक्ट्रॉन इन E1, अगर इलेक्ट्रॉन हो वो E1 स्टेट में, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, वो एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद क्या हुआ, जिसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो घर में ठहर सकता है। एनर्जी एक किस्म की इलेक्ट्रॉन के लिए रकम है, पैसा है, उसके जेब में पैसा आ गया तो वो ठहरेगा नहीं। तो क्या होगा, वो जंप करेगा। कितना जंप करेगा, जितनी कि उसके पास एनर्जी, और एनर्जी हमने कितनी दी है E2 - E1, तो इट जंप्स टू E2। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एक्साइटेशन, यानी ज़बरदस्ती या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। जो फोटॉन आया था, तो हम जानते हैं फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, उसकी जस्ट एनर्जी होती है, जब वो टकराता है तो अपनी एनर्जी सारी मुंतकिल कर देता है। तो लिहाजा वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। इसको डायग्राम की शक्ल में हम सपोज कर लेते हैं कि किसी भी एटम की 2 स्टेट्स हम लेनी हुई हैं। तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है E1 स्टेट में, फर्ज कर लें हाइड्रोजन है। तो E2 जो है उसकी एम्प्टी है, एक फोटॉन हमने बम्बार्ड किया जिसकी एनर्जी E2 - E1 है। तो अभी वो वहाँ पे पहुँचा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन से वो फोटॉन टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है।
कहाँ जाएगा? जितनी उसको एनर्जी मिली है। अब ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। E2 जो ना वो एक्साइटेड स्टेट है और E1 जो ना ग्राउंड स्टेट है। अब यहां पे एक्साइटेशन में ज्यादा देर इलेक्ट्रॉन वहां रुक नहीं पाएगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो ना वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में, स्टेबल स्टेट में लौटना चाहेगा। लौटने के लिए दो प्रोसेस, एक है जब वो लौटेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ये हम जान चुके हैं पहले बोर थ्योरी के मुताबिक, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। रेडिएट का मतलब एमिट करता है। तो एमिशन यहाँ पे दो किस्म की होगी। एक होती है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस है खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट में गया, वहां ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकता। उसने कुछ टाइम गुजारने के बाद वो नीचे उसने जंप करना है, तो वो उस रेडिएशन एमिट करेगा और उस एमिशन को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहेंगे। The electron stays for short interval of time in the excited state E2, then jumps back to the ground state E1, thereby emitting a photon of energy. वो H is HF equal to E2 minus E1. आइडियल सिस्टम में एनर्जी लॉस नहीं शो किया गया, तो अदरवाइज एनर्जी लॉस हो सकता था। तो हम दिखाते हैं इनिशियल स्टेट ये थी कि यहाँ पे एक होल था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि इधर से अब्जॉर्ब हो चुका, E2 में चला गया। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन उधर से E1 में आ गया E2 से, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो गया और इधर से एक फोटॉन जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली वही वो इसमें एमिट हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर दो एनर्जी स्टेट से कम या ज्यादा वो कभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एनर्जी एग्जैक्टली उतनी एब्जॉर्ब करेगा जितनी कि दो एनर्जी के, दो स्टेट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है। हाँ, इस तरह जब रेडिएट करेगा वो भी ज्यादा या कम रेडिएट नहीं करेगा, एग्जैक्टली वही एनर्जी रेडिएट करेगा। तो यहाँ पे अब दूसरी किस्म है स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन। स्टिमुलेटेड यानी जबरदस्ती उसको डी एक्साइट किया जाए, तो उससे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर और एनर्जी रेडिएट करेगा। अच्छा, हम देखते हैं स्टिमुलेटेड क्या। व्हेन ए फोटॉन ऑफ एनर्जी, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस इंसिडेंट इन ए स्टे पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन स्टे पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हमने एक फोटॉन बम्बार्ड कर दिया जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली उन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। The excited electron jumps from E2 to E1, emitting a photon of energy, exactly उतनी एनर्जी इमिट करेगा। तो this is called stimulated emission। इसको हमने जबरदस्त से इलेक्ट्रॉन जंप करवाया और फोटॉन इमिट करवाया। In all there will be two photons of same energy। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है, डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर होगा। ये फोटॉन आया जिसकी एनर्जी इतनी है। अब जब यहाँ से गुजरता है या इससे टकराता भी नहीं, अपनी एनर्जी टकराएगा तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जिसने कुछ देर बाद में डी एक्साइट होना था, जंप करना था फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तो वो पहले ही जंप कर लेता और उस फोटॉन के साथ शामिल हो लेता है। अब एक फोटॉन तो जो इंसिडेंट किया था वो, दूसरा उसकी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी की तरफ, तो दो फोटॉन बन गए। ये एक किस्म की एम्पलीफिकेशन। अब यहाँ पे तो चूंकि एक ही एक्साइटेड स्टेट में था, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में हो और उनकी एनर्जी उससे मैच करती हो, तो जब वो फोटॉन गुजरेगा सब के सब नीचे गिरते जाएंगे, हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करते जाएंगे और उतने ही फोटॉन वो प्रोड्यूस करेंगे, तो लाइट को वो एम्पलीफाई करते जाएंगे। तो वहां पे एक फैक्टर है एम्पलीफिकेशन, लाइट का इजाफा। अब यहाँ पे जब उनकी एनर्जी सेम है तो फ्रिक्वेंसी भी सेम और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों फोटॉन जो है ना, ये यूनिडायरेक्शनल भी हैं, मोनोक्रोमेटिक, इसलिए दोनों की वेवलेंथ सेम है, और इसके अलावा इसको हम कहते हैं ये कोहेरेंट भी हैं। ये एक सिंपल सा असूल है जिससे लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है।
जो इमिटेड फोटॉन्स हैं वो कोहेरेंट भी हैं, यूनिडायरेक्शनल भी हैं और इंटेंस भी बन गए क्योंकि एक से ज्यादा फोटॉन बन गए। अब हम जरा आगे चलते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। हम स्टेट्स का जिक्र करते हैं, एटम के अंदर स्टेट्स कौन सी अवेलेबल हैं। तो इसमें 3 किस्म का स्टेट का मैं जिक्र करता हूँ। एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट और एक मेटास्टेबल स्टेट है। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में तो हम जान चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन, द नॉर्मल स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड यानी रेस्ट स्टेट या लम्या प्या स्टेट, रेस्ट में स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट अगर सपोज कर लें हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, तो कहां पे ठहरेगा? नियरेस्ट ऑर्बिट में E1 में। तो E1 होगी उसकी ग्राउंड स्टेट। तो एक्स हाइड्रोजन के लिए E1 इज द ग्राउंड स्टेट। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम अदर देन द ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट के अलावा जितनी भी स्टेट्स अवेलेबल होंगी वो सब की सब क्या होंगी? वो होंगे एक्साइटेड स्टेट्स। यानी E1 तो है ग्राउंड, तो E2, E3, E4, 6, 7, 8, 9 सो ऑन इनफिनिट तक सब के सब वो एक्साइटेड स्टेट्स हैं। तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए ये जिक्र कर रहे हैं, सब के सब एक्साइटेड स्टेट हैं। तो इलेक्ट्रॉन से एक्साइटेड स्टेट में एक मखसूस पीरियड के लिए रुकता है। बिल्कुल वैसे जिस तरह हम अपने अजीजों के पास चले जाएं, एनर्जी मिल जाए चले जाएं, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो वक्त गुजारना ही है। ऐसा नहीं है कि हाथ लगा के वापस आ जाए, तो इसमें कुछ ना पीरियड वहां पे गुजरना होता है। इलेक्ट्रॉन्स स्टे रिजाइड इन दीस स्टेट्स फॉर अ सर्टेन स्मॉल पीरियड, एक छोटा सा पीरियड उसमें वो रुकेंगे। In E3, electrons reside for a period of 10⁻⁸ सेकंड। ये एक इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ कि E3 स्टेट में, वो भी एक्साइटेड स्टेट, कितने पीरियड के लिए रुकता है? 10⁻⁸ सेकंड के बराबर। हमारे लिहाज से वो टाइम कुछ भी नहीं, लेकिन एटम के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, माइक्रो लेवल पे वो बहुत ज्यादा टाइम है। अच्छा, अब आगे चलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। स्टेबल में होता है पायदार, ठहराव, रुकना, और मेडा मल्टीपल, बहुत ज्यादा रुकना। तो एक्साइटेड स्टेट विच है वेयर द इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड मोर देन द नॉर्मल स्टे और स्टे पीरियड। अपने स्टे पीरियड जिस तरह एक्साइटेड स्टेट में स्टे करते हैं उससे भी ज्यादा देर रुकता है। द इलेक्ट्रॉन्स स्टे अनयूजुअली स्टेबल, वहां पे इलेक्ट्रॉन नॉर्मल वे से भी ज्यादा वो पायदार होता है, रुक जाता है, ठहराव होता है। देन स्पॉन्टेनियसली फॉल्स टू द लोअर स्टेट, फिर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, उसको कहने वाला नहीं, उसने जंप कर जाना उस पीरियड के बाद लोअर स्टेट में, और उससे क्या होगी? रेडिएशन इमिट होगी। द स्टे पीरियड इज लार्ज, कितना होता है ये? हम सपोज कर लें कि एक E2 है, वो 10⁻³ सेकंड, अपन कंपेयर कर सकते हैं 10⁻⁸ सेकंड और 10⁻³ सेकंड। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? आप इसको, ये वैल्यू ज्यादा है 10⁻³ और ये -8 कम है, इसकी रेशियो ले लेते हैं, तो 10⁵ का पीरियड आप जरा अंदाजा कर सकते हैं सेकंड्स में। तो ये बन जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 5 zeros हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 सेकंड ज्यादा ठहरेगा किसमें? मेटास्टेबल स्टेट में, एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से इतना ज्यादा टाइम लगेगा। सेकंड्स को आप मिनट में बदल लें, मिनट को आप घंटों में बदल लें, घंटों को सालों में बदल लें, तो आप समझ लें कंपैरेटिवली उसका जो टाइम है मेटास्टेबल में कई साल ज्यादा है। तो लिहाजा ये मेटास्टेबल स्टेट भी इस लेजर लाइट में, लेजर की वर्किंग में अहम रोल प्ले करता है। आगे चलते हैं हम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है आबादी, किसी ग्रुप, किसी जगह पे एक किस्म की वैरायटी, एक किस्म की आबादी जो मौजूद है, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। अगर हम सपोज कर लें लेजर लाइट का इंतजाम कर रहे हैं, लेजर का स्टडी करने जा रहे हैं, तो वहां पे ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, वो एक उसकी पॉपुलेशन होगी। तो पॉपुलेशन है दो किस्म की, एक नॉर्मल पॉपुलेशन कहलाती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन क्या होती है?
कि नॉर्मली ऐसा होता है कि ज़्यादातर एटम ग्राउंड स्टेट में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मल हालात में भी कुछ ना कुछ एटम जो ना एक्साइटेड स्टेट में अवेलेबल होंगे। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस इन विच द एटम्स इन ग्राउंड स्टेट आर मोर देन द एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड नॉर्मल पॉपुलेशन। ग्राउंड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा एटम होंगे जबकि एक्साइटेड स्टेट में कम एटम होंगे। नॉर्मल हालात में भी ऐसा होता है, यानी जंग का दौर आम हालात हैं। आम हालात में हर लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन चंद एक लोग फिर भी होंगे जो धींगा मुश्ती के लिए तैयार होंगे, लड़ने झगड़ने के लिए, पड्डे पसाद के लिए। अच्छा, इनवर्स पॉपुलेशन का मतलब है उलट पॉपुलेशन, यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें ग्राउंड स्टेट में बहुत कम एटम होंगे और एक्साइटेड स्टेट में उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। जंगी हालात में हर बंदा तैयार होगा कि जंग लड़नी। तो लिहाजा इसमें हम इनवर्स कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस इन विच द एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आर मोर देन द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से ज्यादा होंगे। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है। इसमें E1 मैंने नाम दे दिया, E2 दे दिया, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हायर एनर्जी स्टेट है। तो यहाँ से पॉपुलेशन हम ये सोच सकते हैं कौन सी पॉपुलेशन बेहतर होगी। जो लेजर के लिए तो पॉपुलेशन इन्वर्शन बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा एटम एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ एक ही फोटॉन है जिसकी एनर्जी डिफरेंस उसके बराबर है, वो गुजरे, सबको डी एक्साइट करे और बहुत सारे फोटॉन पैदा करे। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे बहुत अहम है। अब यहाँ पे काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए, लेकिन इसके साथ है पंपिंग एक्शन और लेजर एक्शन, जिसको हम लेजर एक्शन कहते हैं। तो पंपिंग एक्शन को कैसे समझा जाए, आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम 3 स्टेट्स ले लें, कुछ एटम्स ले लें, तो इसके डिटेल जो आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर के साथ शामिल होगा, तो हम उसमें इसको क्लियर करेंगे। लिहाजा आज का लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।